चलिए, so good morning to all of you. Let us go ahead with our discussion on the topic of partnership. Before I start with the lecture, in the previous lecture, last minute, one of my students asked me, sir, मला त्याच्यामध्ये पर्सनल रियल नॉमिनलच्या रूल प्रमाणे त्या एंट्रीज कशा केल्यात कळतच नाहीये म्हणून त्याच्यामध्ये. Let us take a simple example now. First thing, remember that there are two different types of entries. First one, an entry for the purpose of recording a transaction. Second one, an entry for the purpose of rectifying a mistake in the record. I repeat, first one is an entry for the purpose of recording the transaction. तो जब तुम recording का transaction का बात करोगे, तो at that time you are supposed to follow the rules of personal, real and nominal. लेकिन अगर सपोज वो रूल्स फॉलो करते करते तुमने कुछ तो गड़बड़ कर दी रहेगी, इसकी वजह से तुम्हारा एरर हो गया रहेगा और बाद में वो एरर लोकेट हो गया रहेगा, तो तुम उसको रेक्टिफाई करते रहोगे. तो रेक्टिफिकेशन एंट्री करने के टाइम तुम ये नहीं सोच सकते हो कि इसमें अभी पर्सनल रियल नॉमिनल का परफेक्ट रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तुमको ये सोचना पड़ता है. मेरे ख्याल से शायद लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड में तुमको एक टॉपिक था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. उसके अंदर तुमको सिखाया रहेगा रॉन्ग एंट्री, रिवर्स एंट्री, करेक्ट एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, ऐसा कुछ तो सिखाया रह सकता है. तो ये रॉन्ग हो चुका है, ये करेक्ट अपने को करने का है. तो गलत जगह पे पहुंच गए हो, सही जगह पे पहुंचने का तो क्या करना पड़ेगा. तो करने के टाइम देयर इज अ चांस दैट यू मे नॉट गेट द सेम सिचुएशन. लेट अस टेक अ सिंपल एग्जांपल. कि आपको क्लास को आने का था, आप वनास के वहां पे रहते हो, जस्ट एग्जांपल. वनास नहीं तो क्या तुम्हारा चांदनी चौक, वो सब साइड पे किधर तो रहते हो. अब फर्स्ट टाइम पूना में रहने को आ गए, वहीं पे आपका कहीं तो हॉस्टल वगैरह है और आपको मम्मी डैडी ने नहीं तो आपके बड़े भाई ने, बड़े बहन ने बोल दिया कि बाबा एम्बिशन के लिए कैसे जाने का है. एम्बिशन के लिए वनास से स्ट्रेट लाइन पकड़ने का या फिर चांदनी चौक से स्ट्रेट लाइन पकड़ने का और क्लास को आने का. 15 मिनट जाओगे तो क्लास आ जाएगा, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. आप चांदनी चौक से बैठे रिक्शा में नहीं तो अपना बाइक पे और 15 मिनट आगे चले गए. बाद में आपको समझ में आ रहा है एम्बिशन जैसे कुछ दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे करके, कुछ काका हलवाई दिख नहीं रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, क्या करने का. तो तुमने बड़े भाई को फिर से फोन किया. भाई ने बोला अरे क्या तुझे क्या दिख रहा है बोल. तू बोलता है वो मुझे सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी दिख रहा है. आना था यहाँ पे, चले गए वहां पे. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ. चांदनी चौक से आना था यहाँ पे, चले गए वहां पे, वो सब पाषाण वाषण क्रॉस करके वहां से यूनिवर्सिटी के तक पहुंच गए. तो अभी देयर आर टू ऑप्शंस फॉर यू. फर्स्ट वन, वहीं से एसबी रोड पकड़ के क्लास को आ जाने का. नहीं तो सेकंड वन, फिर से वापस चांदनी चौक में जाने का और फिर से एक बार पूरा पूरा सीधा रास्ता पकड़ के वापस आने का. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ. तो अभी ये नहीं पूछने का कि ये एक्स्ट्रा चीज क्यों दिख रहा है करके, क्योंकि तुम गलत रास्ते पे पहुंच चुके थे. तो गलत रास्ते पर से वापस आने के टाइम कुछ कुछ चीजें फिर से पर दिखने वाली है, फिर नया रास्ता फिर से पर दिखने वाला है. सो रेक्टिफिकेशन एंट्री करते वक्त there is no guarantee that you will always be in a position to give justification to yourself about personal real nominal. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ. So don't think about that particular thing. हम लोग क्या देख रहे हैं कि उन्होंने क्या करना चाहिए था, उन्होंने PSR में डिवाइड करना चाहिए था और इंटरेस्ट एंड कैपिटल देना चाहिए था, सैलरी देनी चाहिए थी, या फिर 12% इंटरेस्ट देना चाहिए था, 10% इंटरेस्ट देना चाहिए था, वगैरह वगैरह. समथिंग शुड हैव बीन डन बट समथिंग इज रॉन्गली डन. तो अभी जितना रिवर्स करने का है उसके हिसाब से एंट्री करना पड़ेगा. तो वो रिवर्सल का एंट्री है. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ. और सेकेंड पॉइंट, whenever you are recording a transaction wherein there is actual movement of some tangible asset, for example cash, for example goods, actual movement is happening. In that case it is easy to immediately think about how the personal real nominal is working. For example salary paid. What is entry for salary paid? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, कैश बाहर जा रही है, cash is going out. Cash is going out and salary is our expenditure, debit all expenses and losses, salary account debit. Cash is going out, credit note goes out to cash or bank account. Easy. Fees received from the student. What is the entry? आवाज में दम नहीं. बाबा लोग बेबी लोग डरने की जरूरत नहीं है. आपके चेहरे पे जरा खुशी रहने दो. हम लोग क्लास में पढ़ाई करने को आ रहे हैं. आई एम नॉट अ टायरेंट हियर. डोंट वरी अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग. मेरा सिर्फ एक ही एक्सपेक्टेशन रहता है कि जब मैं क्लास में आऊंगा फटाफट से जल्दी से बैठ लो और पढ़ाई करने के लिए नोटबुक वगैरह खोल के बैठो. दैट्स अ सिंपल एक्सपेक्टेशन व्हिच आई एम हैविंग. बाकी तुमको मुझे मेरा गुस्सा क्या है वो दिखाने में इंटरेस्ट है नहीं. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ. यू हैव नॉट पेड फीस फॉर दैट, सो डोंट वरी अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग. व्हाटएवर यू हैव पेड फॉर दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट. तो जरा चेहरे पे एनर्जी रहने दो, डरने की जरूरत नहीं है. प्लीज टेल मी फीस रिसीव्ड इन कैश. व्हाट इज द एंट्री? Cash account debit to fees account, because cash is coming in. Cash is coming in and fees is our income. So credit all incomes and gains. Our income मतलब class का income.
तुम लोगों के लिए खर्चा रहने वाला है, बट क्लास के लिए वो इनकम रहने वाला है। तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स एंड कैश इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट के हिसाब से कैश अकाउंट डेबिट, एंड नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से फीस अकाउंट क्रेडिट। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? लेकिन अगर मैं कहता हूं कि बाबा एक स्टूडेंट है जिसके पास से फीस अपना आने का बाकी है, उसको इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी देकर रखा था और उसको बोल के रखा था कि भैया कौन सा दिन है, 25 तारीख को, 25 अप्रैल को आपको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट भरने का है, जस्ट एग्जाम्पल 25 अप्रैल को उस बच्चे ने नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट भरने का है, हमने बोल के रखा हुआ। नाउ द प्रॉब्लम इज 25 अप्रैल को शाम को मुझे एंट्री पास करने का है, बट 25 अप्रैल को वो बच्चा आया ही नहीं फीस भरने के लिए। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो मैंने कुछ एंट्री पास करने की जरूरत है कि जरूरत नहीं है? वन कैन से दैट सर आपने एक एंट्री पास कर देना चाहिए कि वो आपका डेटर बन चुका है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? दैट अमाउंट हैज फॉलन ड्यू नाउ, दैट अमाउंट हैज फॉलन ड्यू, इट इज बेटर दैट यू रिकॉर्ड द एंट्री फॉर द सेम। नहीं तो 25 तारीख को अपने को लाइट बिल भरने का था, लाइट बिल भरने का था और हमारा भरने का बाकी रह गया। बिल आ चुका था, बिल आया, हमने एंट्री पास नहीं किया। अगर बिल आया उस दिन मैंने बिल पे कर दिया, एंट्री क्या करूंगा? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इज माय एक्सपेंडिचर एंड कैश इज गोइंग आउट। सो एंट्री इज वेरी सिंपल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड कैश इज गोइंग आउट। लेकिन 25 तारीख को उसका ड्यू डेट है, ड्यू डेट को मैं भूल गया गलती से क्लास का सब लेक्चर के अंदर में कि वह कौन सा दिन क्या करने का बरा करके, और मेरा बिल भरने का रह गया। अकाउंटेंट बोलता है सर बिल भरने का बाकी है, तो बोलता हाँ ठीक है ना, फिर अब तुम बताओ एंट्री पास करने की जरूरत है कि जरूरत नहीं है? बिल आया था 10 अप्रैल को, तब तो एंट्री पास किया ही नहीं, 25 अप्रैल तक का टाइम था तो चुप बैठे थे, और 25 अप्रैल को पे करते थे तो एंट्री करते थे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस टू कैश और बैंक। अब 25 अप्रैल को पे नहीं किया है तो एंट्री करने का कि नहीं करने का? करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। एंट्री क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? क्योंकि भैया देखो, बिल पे करते हो तो इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारा खर्चा है, तो बिल आउटस्टैंडिंग रखोगे तो इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारा इनकम नहीं है, तो फिर भी तुम्हारा खर्चा ही है। तो पहले भी तुम क्या बोलते थे? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट। अभी भी क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट। लेकिन पहले क्या बोलते थे? कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब क्या बोलोगे? आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट। करते में क्या बोलते थे? नाउ यू टेल मी सर, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को क्रेडिट किया है, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कौन सा टाइप का अकाउंट है? पर्सनल के, रियल के, नॉमिनल? एनी नॉमिनल अकाउंट either having a prefix or having a suffix of outstanding, prepaid, accrued, due, receivable, payable, then such nominal account changes its color and it does not remain a nominal account, it becomes a personal account. ये बचपन का रूल है अपना, किसी को पता नहीं रहेगा तो फिर से और बोल के रखता हूँ। एनी नॉमिनल अकाउंट, एनी नॉमिनल अकाउंट either having a prefix, मतलब क्या? प्रीफिक्स मतलब क्या? पहले आएगा वो। प्रीफिक्स मतलब नाम के पहले। आनंद सर बोलोगे तो सर क्या है? सफिक्स है। और प्रोफेसर आनंद बोलोगे तो प्रोफेसर क्या है? प्रीफिक्स है। नाम के पहले आएगा वो प्रीफिक्स, नाम के बाद में आएगा वो सफिक्स। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो एनी नॉमिनल अकाउंट आइदर हैविंग अ प्रीफिक्स और हैविंग अ सफिक्स ऑफ आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, ड्यू, रिसीवेबल, पेएबल, अनएक्सपायर्ड, ऐसा कोई भी शब्द नॉमिनल अकाउंट के नाम के पहले या फिर बाद में आएगा तो समझ जाने का नॉमिनल अकाउंट नहीं रहेगा, बल्कि वो पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या? फिर डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो उस दिन हम लोग एंट्री पास करें इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो फट से मन में क्वेश्चन आना चाहिए फिर, सर आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, हु इज द गिवर? उसने तो अपने को दे के हो गया था इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, उसका बिल भी दे के हो गया था और वो बिल हमने पे नहीं किया, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि अपना लायबिलिटी बन चुका है। सेम इज द केस हियर, वी आर हैविंग अ प्रॉफिट व्हिच शुड बी गिवन टू द पार्टनर्स। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? बट पार्टनर्स हैव नॉट येट विड्रॉन इट, उन्होंने वो कैश घर पे लेके नहीं गए अभी तक। पार्टनर्स ने वो कैश घर पे लेके नहीं गए। प्रॉफिट बिलोंग्स टू द पार्टनर्स। लास्ट बेंच आदित्य, प्रॉफिट बिलोंग्स टू द पार्टनर्स बट दे हैव नॉट येट विड्रॉन द प्रॉफिट। अभी सपोज you are the employee of the partnership firm, you are entitled to get salary. What is entry you are going to pass? मतलब what is entry the firm is going to pass? और अगर उसने सैलरी विड्रॉ नहीं किया, मतलब वो जिस दिन हम लोग सैलरी पे कर रहे थे उस दिन ऑफिस को आया ही नहीं, छुट्टी पे था और 7 दिन छुट्टी पे था, तो हम लोग एंट्री पास करने का कि नहीं करने का? करना पड़ेगा। क्या एंट्री पास करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग सैलरी एम्प्लॉय को दे रहे हैं, अभी सोच के देखो पार्टनर को देने का, तो एंट्री क्या करना पड़ेगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी टू पार्टनर्स अकाउंट। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ऊपर पार्टनर्स कैपिटल भी रहेगा और नीचे आउटस्टैंडिंग सैलरी टू पार्टनर भी रहेगा। अब ये दो अलग अलग लोग हैं कि एक ही है? एक ही है।
तो हम बोलेंगे ठीक है, फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी टू पार्टनर्स नाम का एक अकाउंट बनाएंगे नहीं, बल्कि पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में डाल देंगे. So instead of crediting outstanding salary to partners account, we will credit directly partners capital account. So entry क्या हो जाएगा? Salary account debit to partners capital account. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, व्हाट इज एंट्री? अगर इंटरेस्ट ऑन लोन रहेगा तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू कैश और बैंक. इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग रहेगा तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लोन अकाउंट. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? बट अभी इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो एंट्री क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. बट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एनीवे रिलेटेड टू कैपिटल, तो लेट अस ऐड इट टू कैपिटल. एंट्री क्या करेगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट. आउटस्टैंडिंग को डेबिट कैसे करोगे? आउटस्टैंडिंग पर्सनल अकाउंट है, उसको डेबिट करोगे मतलब हो जाएगा रिसीवेबल, वो डेटर नहीं, अपना खर्चा ही है. तो एंट्री क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? मुझे पूछो, आपस में बातें मत करो, बोलो. सुन रहा हूं मैं. व्हाइट ड्रेस किसका? पार्टनर का. हम किसके बुक्स में एंट्री कर रहे हैं? बिजनेस के, फर्म के बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, तो फर्म के लिए खर्चा है वो. ऑलवेज रिमेंबर, वी आर राइटिंग इन द बुक्स ऑफ फर्म, वी आर नॉट राइटिंग इन द बुक्स ऑफ पार्टनर. तो पार्टनर के लिए इनकम रहेगा, बट हम पार्टनर के बुक्स में एंट्री करने को नहीं जा रहे. वी आर अपॉइंटेड बाय द पार्टनरशिप फर्म टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ फर्म. एकदम सिंपल एग्जांपल, फीस इनकम एक एक्सपेंडिचर है. ये क्वेश्चन का आंसर तो तब तक नहीं दे सकेगी जब तक मैं तुझे ये नहीं बताऊंगा कि किसके बुक्स में. स्टूडेंट के बुक्स में फीस एक्सपेंडिचर, क्लास के बुक्स में फीस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए इनकम, बट फर्म के लिए एक्सपेंडिचर. समझा? हमें फर्म के हिसाब से सोच रहा हूँ, क्योंकि हमको फर्म का हिसाब से पार्टनर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का. वो एंट्री सारा का सारा कौन करेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किसके बुक्स में? फर्म के बुक्स में. पार्टनर की खुद के बुक्स में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं रहेगा, उसके बुक्स में क्या रहेगा? इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म अकाउंट रहेगा. समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? हमारे लिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में पार्टनर्स कैपिटल है, उसके लिए बैलेंस शीट उसका खुद का पर्सनल बैलेंस शीट, उसके खुद के पर्सनल बैलेंस शीट के एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो जब मैं पार्टनर्स कैपिटल का नाम लिया, मतलब समझ जाने का कि वी आर नॉट राइटिंग इन द बुक्स ऑफ पार्टनर, वी आर राइटिंग इन द बुक्स ऑफ फर्म. तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंडिचर. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? लास्ट एग्जांपल फिर से बार देखता हूँ, और लास्ट टाइम फिर से बार रिपीट करेंगे फटाफट से. यू टेल मी, व्हेनेवर कैश इज मूविंग, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड हाउ टू पास द एंट्रीज. टेल मी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड, व्हाट इज एंट्री? Electricity charges outstanding, what is entry? Electricity charges account debit to outstanding electricity. Salary paid, what is entry? Salary unpaid, outstanding, what is entry? यहां तक समझ में आ गया? अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि सैलरी किसका? पार्टनर का. पेड, व्हाट इज एंट्री? यू आर गोइंग टू पास टू कैश और बैंक अकाउंट. अभी पेड बोल लिया ना तुमने? पेड बोला मैंने. पेड मतलब हिंदी वाला पेड नहीं बाबा लोग, इंग्लिश वाला PAID पेड. अगर पे कर दिया रहेगा तो झंझट ही नहीं है. क्या रे, समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? सैलरी अलाउड बोलेगा तो मुझे सोचना पड़ेगा, अच्छा सैलरी अलाउ करके रखा है पर अपना राजा लेके नहीं जाता है. देखो भाई, हर एक एम्प्लॉय जो रहता है ना, वो बोलेगा सर मुझे सैलरी अलाउ मत करो, मुझे सैलरी पे ही करो. पार्टनर क्या बोलेगा? मेरा पार्टनरशिप फॉर्म में अकाउंट है ना, रहने दो ना, बाद में लेके जाऊंगा. व्हाट इज द पॉइंट इन इमीडिएटली टेकिंग द सैलरी? मेरा ही फॉर्म है. थिंक अबाउट टू डिफरेंट वेज. ग्रोसरी शॉप में तुम जाते हो, नए जगह पे चले गए, दोस्त के घर पे जा रहे थे तुम लोग बर्थडे के लिए, नहीं तो किसी और चीज के लिए. उसके घर के नीचे तुम रुके, उसके घर के नीचे ग्रोसर शॉप था, वहां पे तुमने जाके कैडबरी का चॉकलेट लिया, कैडबरी का क्या, डेयरी मिल्क नहीं तो क्या तुम्हारा रहेगा, सिल्क मिल्क, वो लेके उसके घर पे जाने का. यू टेल मी, उसके पास तुम्हारा खाता है कि खाता नहीं है? तुमको क्या करना पड़ेगा? इमीडिएटली कैश पे करनी पड़ेगी. तो वैसा नहीं लिख सकते, बोल सकते लिख के रखो, लिख के रखो. किसके बुक्स में लिख के रखो? ऐसा करके बोलेगा. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? लेकिन तुम्हारे घर के नीचे चॉकलेट का दुकान है, तुम घर पे जा रहे हो, हमेशा का ग्रोसर शॉप है वहां पे, तुम बोल सकते हो चॉकलेट लेके जा रहा हूँ, मम्मी को बोलता हूँ बाद में पैसे देने के लिए करके, तो लिख के रखो. सेम इसी केस विद पार्टनर. एम्प्लॉइज मतलब कौन है? आउटसाइडर से. वो बोलेंगे पापा मैं आउटसाइडर हूँ, मेरा सैलरी मुझे दे दो भैया, पेंडिंग मत रखो. पार्टनर क्या बोलेगा? ठीक है खाते में लिख दो. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो जनरली पार्टनर क्या बोलता है? मेरा जो सैलरी रहेगा वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट करके रखना, एक्सेप्ट इट दैट इट इज योर लायबिलिटी. योर लायबिलिटी मतलब किसका लायबिलिटी? फर्म का लायबिलिटी. पार्टनर बोलेगा इट इज फर्म्स लायबिलिटी व्हिच फर्म विल पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. आई एम नॉट इमीडिएटली इंटरेस्टेड इन गेटिंग सेटल्ड. इस महीने का सैलरी इतना, इस महीने का इतना विड्रॉ किया, इस महीने का सैलरी इतना, इस महीने का कैश लेके गया, ऐसा कुछ झंझट नहीं है. मेरा ही तो फॉर्म है. तो कभी कभार मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि जितनी मेरी सैलरी है उसके मुकाबले ज्यादा विड्रॉवल करूंगा, और कभी कभार ऐसा भी कर सकता हूं कि जितनी मेरी सैलरी उससे कम विड्रॉवल करूंगा, फिर विड्रॉ करूंगा ही नहीं. समझ में कैसे बोल रहा हूं?
Are you getting the point what I'm trying to specify? So generally when we are thinking of salary to employees, then there are only two possible entries. What are they? Salary to cash, नहीं तो salary to outstanding salary. These are the only two entries. But whenever we are thinking about partner salary, तो बाय डिफॉल्ट पहला एंट्री हमेशा क्या करते थे हम लोग? सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, झंझट नहीं चाहिए। क्या समझ मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर वो बाद में देखेगा, अरे मेरा सैलरी क्रेडिट हो गया है, और मेरा इंटरेस्ट एंड कैपिटल भी क्रेडिट हो गया है, मुझे भी घर में कैश की कितनी जरूरत है, तो थोड़ी लेके जाता हूँ, बस बाकी कुछ नहीं। So he may take away cash which may not be exactly equal to the amount of salary which is allowed to him. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो उसका बाय डिफॉल्ट क्या होता है? ड्रॉइंग अलग होता है और सैलरी क्रेडिट अलग होता है। एम्प्लॉइज के लिए क्या होता है? जितनी सैलरी है एग्जैक्टली उतनी वो विड्रॉ कर सकता है अपने बिजनेस में से। जितना सैलरी का अमाउंट रहेगा उतना ही विड्रॉ करेगा। ही कैन नॉट टेक मोर अमाउंट ऑफ मनी। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? और अगर उसने गलती से एक्स्ट्रा अमाउंट लेने का कोशिश किया, हम बोलेंगे राजा तुझ पे लोन चढ़ गया है, इट्स एन एडवांस गिवन टू द एम्प्लॉय, प्रीपेड सैलरी। क्या समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? पार्टनर के हम प्रीपेड सैलरी नहीं बोलते। अगर पार्टनर ने एक्स्ट्रा विड्रॉ कर लिया तो बोलते तेरा कैपिटल अकाउंट छोटा हो गया, तूने विड्रॉ नहीं किया, तेरा कैपिटल अकाउंट बड़ा हो गया। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? गॉट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? सो पार्टनर के साथ खेलने के लिए आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट बनता नहीं है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट बनता नहीं है, बल्कि ये सब अकाउंट किधर जाके बैठे हैं? कैपिटल अकाउंट के अंदर बैठ जाते हैं। और जैसे ही सैलरी का एडजस्टमेंट आता है, हम लोग पहला एंट्री क्या करते थे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट एंड कैपिटल का एंट्री आ गया, एंट्री क्या करते हैं? इंटरेस्ट एंड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दिस इज द मनी व्हिच इज पेएबल टू हिम, बट वी आर नॉट एक्चुअली गोइंग टू पे, ही विल विड्रॉ। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हम लोग पे करते हैं, सैलरी हम लोग पे करते हैं, एडवर्टाइजिंग का अमाउंट हम लोग पे करते हैं, टी एंड ब्रेकफास्ट के लिए चार्जेस हम लोग पे करते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अमाउंट हम लोग पे करते हैं। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग उसके अकाउंट में क्रेडिट करके रखते हैं कि भैया आउटस्टैंडिंग है, तू जब चाहे तभी विड्रॉ कर ले, जब चाहे तभी तू विड्रॉ कर ले, तू तो ओनर है बिजनेस का, हम तुझ पे कंट्रोल नहीं करेंगे, तू बिजनेस पे कंट्रोल करने वाला है। तो ये हम लोग पे करते हैं, वो यहाँ पे विड्रॉ करता है। देयर इज अ डिफरेंस इन दैट। पे करने वाला का मतलब क्या हो गया? द पर्सन हु इज पेइंग इज कंट्रोलिंग हाउ मच मनी इज गोइंग आउट, एंड विड्रॉ कर रहे इसका मतलब क्या हो गया? द पर्सन इज विड्रॉइंग इज कंट्रोलिंग हाउ मच मनी इज गोइंग टू विड्रॉ। तो जब पेमेंट का बात आता है तो इसका मतलब क्या हो गया? रे फर्म इज कंट्रोलिंग। और विड्रॉल का बात है, इसका मतलब क्या हो गया? पार्टनर इज कंट्रोलिंग। कैन यू विजुअलाइज व्हाट इज हैपनिंग? सो समटाइम्स अ पार्टनर मे कॉज ट्रबल, ही मे विड्रॉ मोर मनी। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जितना है उसके मुकाबले वो ज्यादा विड्रॉ कर लेगा, मतलब उसका कैपिटल अकाउंट क्या बन जाएगा? डेबिट बैलेंस बन जाएगा। इंस्टेड ऑफ ही बीइंग अ लायबिलिटी फॉर द पार्टनरशिप फर्म, ही विल बिकम एन एसेट फॉर द पार्टनरशिप फर्म। कि राजा तू पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है, मतलब तूने कैपिटल लाना चाहिए, तूने कैपिटल लाया भी था, हर साल हम तुझे इंटरेस्ट एंड कैपिटल दे रहे थे, तेरा सैलरी दे रहे थे, तू थोड़ा थोड़ा विड्रॉ कर रहा था, लेकिन इस साल तेरी बेटी का शादी, बेटे का शादी, बेटे को किधर यूएस में जाने का था पढ़ाई करने के लिए, तूने बड़ा अमाउंट विड्रॉ कर लिया फर्म में से। तुझे पैसा चाहिए, तू कहाँ पे जा सकता था? बैंक पे जा सकता था, वहां से लोन ले सकता था। तूने क्या बोला? बैंक पे जाऊंगा, लोन लूंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, और बैंक पे दुनिया भर का डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ेगा। ये मेरा पार्टनरशिप फर्म है, इधर मेरे पार्टनर्स मुझे पिछले 20 साल से जानते हैं। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो थोड़ा मैं एक्स्ट्रा विड्रॉ कर लेता हूँ, मैक्सिमम क्या होगा? मेरा कैपिटल डेबिट बैलेंस हो जाएगा। लेकिन मैं साल भर काम करने वाला हूँ ही, काम करूंगा तो फिर से पर फर्म में क्या हो जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट आएगा तो फिर से पर प्रॉफिट किसको क्रेडिट किया जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट होगा, तो मेरा कैपिटल अकाउंट को फिर से क्रेडिट हो ही जाएगा। मतलब जो मैंने एक्स्ट्रा विड्रॉ किया हुआ है वो मैं काम करके फिर से भर दूंगा। कैन यू विजुअलाइज व्हाट इज हैपनिंग? So try to understand when we are thinking about entries for interest on capital, entries for salary. तो अगर तुम ऐसा सोचने को जाओगे कि सर इसमें पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बताओ, मैं बोलूंगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंड क्रेडिट द गिवर। सर पार्टनर इज नॉट द गिवर, यस ही इज द गिवर, ही वर्क फॉर द फर्म, he contributed to the capital of the firm, so he is the giver of all these different things. In relation to that, he is entitled to this consideration, he is in relation to that, he is entitled to this remuneration, so that is credited to his account, which he will withdraw whenever he wants. He may withdraw exact amount of money which is credited, he may withdraw more than that, he may withdraw less than that. And in fact यही तो प्रॉब्लम होता है कि कभी कभी वो ज्यादा विड्रॉ कर सकता है, कभी कभी वो कम विड्रॉ कर सकता है, उसके से उसका कैपिटल अकाउंट बार बार डांस करते बैठेगा, फिर हर साल उसका इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट करने का झमेला हो जाएगा। इसलिए कुछ कुछ पार्टनरशिप हम क्या बोलते हैं? डांसिंग नॉट अलाउड, लेट अस क्रिएट फिक्स कैपिटल सिस्टम। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर एडजस्टमेंट करो ही मत, ये सब एडजस्टमेंट किधर करते बैठो? करंट अकाउंट के अंदर। तो इंटरेस्ट एंड कैपिटल करंट अकाउंट को डाल दो, विड्रॉवल वहीं से करो, सैलरी करंट अकाउंट को डाल दो, विड्रॉवल वहीं से करो। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? कैपिटल अकाउंट को फिक्स रहने दो।
आई होप नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू व्हाट इज हैपनिंग. और अगर समझा नहीं रहेगा तो टेंशन मत लो, 52 स्लाइड्स का प्रेजेंटेशन है, धीरे धीरे समझना चालू हो ही जाएगा. मैं तुमको छोड़ के जाने वाला हूं नहीं जब तक तू सीए नहीं बनोगे. तुम छोड़ के जाओगे तो गड़बड़ हो जाती है, सो छोड़ने का नहीं है. ओके चल, लेट अस गो अहेड नाउ. आई थिंक वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन. ये समझ में आ गया अभी बच्चा? जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया क्या रे या नहीं किया? ये होने का बाकी है अपना, ये होने का बाकी है. अच्छा क्वेश्चन. देखिए जी क्या बोल रहा है बोलो. अरे बाप रे 10:27 हो गया. ओके, ए एंड बी स्टार्ट बिजनेस. A and B start business on 1st of January 2019. Be with me. Problem was from ever somebody please. A and B start business on 1st of January 2019. According to the partnership deed, B is entitled to a salary. B is entitled to a salary of rupees 500 per month, and interest is to be allowed on opening capitals at the rate of 6% per annum. Okay. The remaining profits are to be distributed among the partners in the ratio of 5:3. Very nice. During the year of 2019, the firm earned a profit before charging salary to and interest on capital amounting to rupees 25,000. During the year, A withdrew rupees 8,000 and B withdrew rupees 10,000 for domestic purposes. देखो मतलब there is a complete disassociation from the amount which is credited to their account and which is withdrawn by them. एम्प्लॉय रहेगा तो हम बोलेंगे राजा तेरा जितना सैलरी उतना विड्रॉ करने का एक्स्ट्रा नहीं. इनफैक्ट तू विड्रॉ नहीं करेगा, हम तुझे पे करेंगे, हम तुझे चेक देंगे, साइन हम करने वाले उसके ऊपर. और पार्टनर क्या बोलेगा मैं ड्रॉइंग कर रहा हूँ, मैं साइन करके लेके जाऊँ. पार्टनरशिप फॉर्म का तो चेकबुक रहेगा या फिर उसका इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड रहेगा, उसके पास ही रहने वाला है. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ. तो वो विड्रॉ करता है और हम लोग सैलरी पे करते हैं. तो सैलरी का अमाउंट एग्रीड एंड सैलरी का अमाउंट गेटिंग आउट ऑफ पॉकेट इज एग्जैक्टली सेम. बट salary to the partner का amount agreed and amount which is going in his pocket from fourth pocket may not be exactly matching. क्या समझ में कैसे बोल रहा हूँ? कभी कभी ज्यादा विड्रॉ कर लेगा, कभी कभी कम विड्रॉ कर. सब कुछ समझा क्या? Any difficulty? Clear all of you? Okay. So what are we specifying here? किती पार्टनरशिप सांगा रे? बिझनेस जुना बिझनेस आहे का नवीन गरमागरम ताजा बिझनेस आहे? तुम्हाला कसं काय कळलं? स्टार्टेड बिझनेस. स्टार्टेड बिझनेस ऑन 1st of January 2019. कॅपिटल किती त्यांचं? 30,000 आणि 20,000. आपल्याला कसं कळलं? 30,000 and 20,000. According to partnership deed, we is entitled to salary of rupees how much per month? 500 per month. म्हणजे एका वर्षात किती होणार सांगा बरं? 6,000. जर का त्यांचं फायनान्शियल इयर असेल तर कदाचित थोडी गडबड होईल. फक्त 1st January 2019 पासून 31st March 2019 पर्यंत जाईल, मग 3च महिने होईल. पण जर का त्यांचं कॅलेंडर इयर असेल तर इन दॅट केस 12 महिने होईल. समजतं मी काय म्हणतो ते? एनी डिफिकल्टी? कॅलेंडर इयर मालूम है, फाइनेंशियल ईयर मालूम है, एजुकेशन ईयर मालूम है. वेरी गुड. 500 पर मंथ एंड इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन द ओपनिंग कैपिटल. कोई तो थी मेरी यहाँ पे कोई लड़की हीरोइन थी, उसने पूछा ओपनिंग कैपिटल क्लियरली बोल कर रखा है. ओपनिंग कैपिटल में इंटरेस्ट है तो भैया साल के बीच में उसको सैलरी देने की वजह से उसका कैपिटल बढ़ जाएगा. साल के बीच में उसको इंटरेस्ट एंड कैपिटल देने की वजह से उसका कैपिटल बढ़ जाएगा. साल के बीच में उसने ड्राइंग करने की वजह से शायद उसका कैपिटल कम हो जाएगा. तो सर कौन से कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं? जो बढ़ रहा है उसके ऊपर, जो कम हो गया उसके ऊपर, इसके एडजस्टमेंट के बाद में मुझे चेक करने का. बोलते हैं सर साल भर का जो एडजस्टमेंट है सैलरी इंटरेस्ट एंड कैपिटल, वो सब एडजस्टमेंट्स को इग्नोर करो और ओपनिंग बैलेंस जो रहेगा उस ओपनिंग बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट देखो. सर कैसे बोल रहा हूँ? तो सर ये एडजस्टमेंट का क्या, ये एडजस्टमेंट कैसे उसका क्लोजिंग बैलेंस चेंज हो जाएगा और इस साल का क्लोजिंग बैलेंस मतलब अगले साल का ओपनिंग बैलेंस जाएगा, फिर अगले साल का इंटरेस्ट उसका अलग अमाउंट भर जाएगा. बट करंट ईयर का इंटरेस्ट हम करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस करते से करना. कौन सर? ओके वेरी गुड. नेक्स्ट पार्ट. At the rate of 50% per annum, 6% per annum. The remaining profits are to be distributed among the partners in the ratio of 5:3. What is the PSR? किती तुकडे करायचे? किती कोणाला द्यायचे? During 2019, the firm earned a profit before charging salary. अजून सॅलरी पे करायची बाकी आहे. बघा सॅलरी चार्जिंग शब्द म्हणतो, बिफोर पेइंग नाही म्हटलं. समजतं मी काय म्हणतो? चार्ज क्रिएट करा म्हणजे हे आहे पण हे आपलं नाही आहे सगळं हे थोडं पार्टनरचं आहे. त्याच्यावरती पार्टनरचा चार्ज आहे. समजतं? बिफोर चार्जिंग सॅलरी टू बी आणि इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल अमाउंटिंग टू रुपीज 25,000. म्हणजे इंटरेस्ट ऑन कॅपिटलचे अमाउंट 25,000 आहे
का प्रॉफिटचे अमाउंट 25,000 आहे. ते म्हणतात की सॅलरी आणि इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल द्यायच्या आधीचं प्रॉफिट 25,000. नेक्स्ट, ड्युरिंग द इयर A withdrew rupees 8,000 and B withdrew rupees 10,000 for domestic purpose. Prepare capital account of partner A and B. त्याने काय विचार बनवायला सांगितलं तुम्हाला? कॅपिटल अकाउंट. कॅपिटल अकाउंट किती कॉलम बनवायचे सांगा मला. डेबिट साइडला अमाउंटचे 2 कॉलम बनवूया, क्रेडिट साइडला अमाउंटचे 2 कॉलम बनवूया. पर्टिक्युलर्स कॉलम दोन्ही साइडला एक एक असेलच. म्हणजे कॉलम कसं झालंय, पर्टिक्युलर्स ए बी, पर्टिक्युलर्स ए बी. पहिल्यांदा डिस्कस करूया, मग करूया आपण. पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट लिहिल्यावरती हेडिंग इन द बुक्स ऑफ काय रे, पार्टनरशिप फर्म. खालती काय लिहिणार, पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट. कॉलम कुठले कुठले, पर्टिक्युलर्स ए बी, पर्टिक्युलर्स ए बी. त्यामध्ये क्रेडिट साइडला काय म्हणणार आपण, बाय कॅश और बँक, कारण नवीन गरमागरम ताजा ताजा बिझनेस आहे. दिस इज नॉट बॅलन्स ब्रॉट डाऊन. गेल्या वर्षीचा बॅलन्स यावर्षी आणलेला नाहीये. स्टार्टेड बिझनेस म्हटलेला आहे बाबा लोक, बेबी लोक. कळते का मी काय म्हणतो ते? हा, तो काय देणार मग क्रेडिट साइडला. हो ऐका की मॅडम प्लीज, बाय कॅश और बँक. किती अमाऊंट असेल सांगा. ए ची 30,000, बी ची 20,000. मग क्रेडिट साइडला आपण काय म्हणूया, बाय पी अँड एल ए पी पी. म्हणजे काय रे, आता आपल्याकडे जागा कमी असणार आहे, कारण तुमचं एकच पेज असतंय. त्या तुम्हाला मध्ये 2 पार्ट कन्सिडर करणार. त्याच्या लेफ्ट साइडला परत पर्टिक्युलर्स ए बी, क्रेडिट साइडला परत पर्टिक्युलर्स ए बी. मग पर्टिक्युलर्स कॉलम छोटा होणार आहे आणि तुमचं हँडरायटिंग जम्बो साइज असू शकतं. तर इन दॅट केस काय करायचं, जरा सांभाळून लिहायचं. बाय पी एन एल अप. अप मतलब क्या, अप्रोप्रिएट. ब्रॅकेट मध्ये लिहिणार सॅल. सॅल म्हणजे काय, सॅलरी. कोणाच्या कॉलम मध्ये सांगा, किती अमाऊंट असेल सांगा. 600, 10,000. एच्या कॉलम मध्ये काय डॅश, त्याखाली परत म्हणायचं बाय पी एन एल अप. अप म्हणजे काय, मग ब्रॅकेट मध्ये लिहायचं इंट ऑन अ कॅप. म्हणजे काय, ए ला किती द्यायचं सांगा. 30,000 चे 6% म्हणजे 1,800. आणि बी ला किती द्यायचं सांगा. 20,000 चे 6% म्हणजे 1,200. हा प्रॉब्लेम मागच्या वेळेला केला होता. मागच्या वेळेला आपण याचं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनवलं होतं. आता आपण काय करतोय, पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट बनवतोय. त्याचा सेकंड इफेक्ट कसा द्यायचा ते पण बघतोय. कळतंय का मी काय म्हटलं ते? अरे काहीतरी सांगा रे. मग पुढे काय करायचं, उरलं सुरलं जे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट मध्ये उरलं असणार आहे. 25,000 पैकी 6,000 गेले म्हणजे उरले किती, 19,000. 19,000 पैकी 1,800 आणि 1,200 गेले म्हणजे 3,000 गेले म्हणजे उरले किती, 16,000. ते 16,000 डिवाइड करतात 5:3 रेशो मध्ये. परत सांगतो, प्रॉफिट किती होता, 25,000. त्याच्यापैकी सॅलरी किती दिली, 6,000. उरले किती, 19,000. 19,000 पैकी ए ला दिले 1,800 रुपयाचा इंटरेस्ट आणि बी ला दिलाय 1,200 रुपयाचा इंटरेस्ट. म्हणजे 3,000 रुपयाचा इंटरेस्ट देऊन झालेला आहे. देऊन झालाय म्हणजे कॅश दिली आहे का त्याच्या अकाउंटला क्रेडिट केला आहे. म्हणजे जरी मी शब्द वापरला देऊन झाला आहे, तरी बी केअरफुल. दिस इज नॉट लाईक सॅलरी टू एम्प्लॉईज. दिस इज नॉट लाईक इंटरेस्ट ऑन लोन. दिस इज अमाउंट विच इज क्रेडिटेड टू देअर अकाउंट. दे मे विड्रॉ व्हेनेवर दे वॉन्ट. कळतं मी काय सांगतो ते? आय एम रिपीटिंग फॉर द लास्ट टाइम. इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल आणि इंटरेस्ट ऑन लोन मध्ये फरक काय आहे? इंटरेस्ट ऑन लोन असेल तर तुम्ही पे करता आणि इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल असेल तर तुम्ही क्रेडिट करता. कळतंय का मी काय म्हणतो ते? सॅलरी असेल एम्प्लॉईज तुम्ही काय म्हणता, तुम्ही सॅलरी पे करता. बेसिकली आउटस्टँडिंग राहील पण अल्टिमेटली तुम्ही पे करता आणि जेवढी ठरली तेवढीच पे करता. या महिन्यात आउटस्टँडिंग समजा आपली सॅलरी आहे 50,000. जस्ट एक्झाम्पल, एम्प्लॉईची सॅलरी आहे या महिन्यामध्ये पे करण्याची बाकी आहे 50,000. आउटस्टँडिंग राहिली. पुढच्या महिन्यात आपण किती पे करू, 50,000. आपल्याकडे कॅश किती जाईल, 50,000 जाईल. पण पार्टनरची सॅलरी जर का 50,000 असेल तर पुढच्या महिन्यात कॅश किती जाईल. वी डोंट हॅव एनी कंट्रोल ओव्हर. द पार्टनर मे विड्रॉ 20,000. द पार्टनर मे विड्रॉ इवन 80,000. हम बोलेंगे अरे यार तेरा सैलरी 50,000 80 का को विड्रॉ किया तो जैसे रहने दो ना, अगले महीने में कम विड्रॉ कर दो, अपना ही तो बिजनेस. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? इसके लिए सैलरी के बारे में पेड रहने दो, आउटस्टैंडिंग रहने दो, अमाउंट सेम रहता है. आउटस्टैंडिंग को बाद में पे करेंगे ना, उतना अमाउंट पे करोगे जितना आउटस्टैंडिंग था. लेकिन पार्टनर के लिए जब तुम सैलरी का एंट्री करोगे तो पहले क्या करना पड़ता है, जितना एग्री किया उतना क्रेडिट करना पड़ता है और बाद में विड्रॉ करेगा. वो विड्रॉ करेगा तो वो कंट्रोल करेगा, शायद ज्यादा विड्रॉ करेगा, शायद कम विड्रॉ करेगा. क्लियर ऑल ऑफ यू? तो वी आर नॉट गोइंग टू पास द एंट्री ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी टू कैश और बैंक, बट वी आर गोइंग टू पास द एंट्री ऑफ अगेन कैपिटल अकाउंट टू कैश और बैंक ड्राइंग्स. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो बच गया कितना अपना 25 में से 6 का मतलब 19, 19 में से 3,000 क्या मतलब 16, 16 को हम लोग 5 से 3 में डिवाइड करेंगे. 5 से 3 म्हणजे 8, 16,000 8 ने डिवाइड केलं उरले किती सांगा रे. 2,000 × 5 म्हणजे कोणाला 2,000 ×
3 म्हणजे 6,000 कोणाला हे पीएनएल अप्रोप्रिएशनच्या कुठल्या साईडला जाईल शाबास व्हेरी गुड आणि मग पार्टनर्स कॅपिटलच्या पार्टनर्स कॅपिटलच्या क्रेडिटला 3 एंट्री दिसायला लागल्या मला बाय कॅश और बॅक ओपनिंग सेलिंग आणि ते कॅश नंतर बाय सॅलरी टू पार्टनर ते फक्त बीच्या कॉलम मध्ये आहे नंतर बाय इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल ते दोघांच्या कॉलम मध्ये आहे आणि सगळ्यात शेवटी आता एक एंट्री आली कुठली बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन ब्रॅकेट मध्ये नेट प्रॉफिट कळतं मी काउंट करतो ते किती असेल 10,000 आणि 6,000 मग कॅपिटल अकाउंटला टोटलिंग करायची क्रेडिट साईडची टोटल डेबिट साईडला लिहायची आणि मग डेबिट साईडला त्याची बॅलन्सिंग कॅल्क्युलेट करायची त्याला म्हणायचं टू बॅलन्स कॅरेट फॉर हा डेबिट साईडला आलेला बॅलन्स आहे मला सांगा हा जो बॅलन्स आहे तो डेबिट बॅलन्स आहे का क्रेडिट बॅलन्स आहे डेबिट साइड आया ना ऐसा इसका साइड हैवी उसका बैलेंस अब दूसरा रूम क्या सिखाया था मैंने ओपनिंग मतलब सीधा साधा क्लोजिंग मतलब उल्टा पुल्टा तुम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करने को जा रहे हो क्लोज करके तो उल्टा पुल्टा बिहेव करेगा है क्रेडिट बैलेंस मतलब आएगा डेबिट साइड सबको समझा एनी डिफिकल्टी चलिए जी फटाफट से करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्लाइड नंबर 12 वरती क्वेश्चन आहे आणि 13 वरती सोल्यूशन स्लाइड नंबर 12 एंड 13 क्या हो गया तबीयत ठीक नहीं है तो नीचे जो एंट्रीज लिखा वो लिखने की जरूरत नहीं है तुमको सिर्फ ऊपर का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करने का है
डेबिट साइडला ड्रॉइंगची एंट्री करायला विसरू नका, नाहीतर बॅलन्स तुमची गडबड होईल. बॅलन्सिंग फिगरला मी आन्सर करून ठेवतो नेहमी, टू इंडिकेट दॅट इट इज नॉट अ गिवन फिगर फ्रॉम द प्रॉब्लेम बट इट इज कॅल्क्युलेटेड बाय अस, सो इट्स अ बॅलन्सिंग फिगर. Complete. Yes. मी ऑलरेडी बोललो की ते लिहायचं नाहीये तुम्हाला, त्याचा आणि याचा काही संबंध नाहीये. जे मी तुम्हाला ऑलरेडी डिस्कस करून दाखवलं ते सगळं लिहिलं होतं. तुम्हाला फक्त वरचं लेजर अकाउंट बनवायचं, बाकी काय नाहीच आहे. कारण ह्याच्या खालची दिलेल्या गोष्टी आहेत, त्याचा आणि तुमच्या प्रॉब्लेमचा तसा काही संबंध नाहीये. की अप्रोप्रिएशन अकाउंट म्हणजे काय आणि एक्सपेंडिचर म्हणजे काय, मग एम्प्लॉयला सॅलरी देताना काय होतं, पार्टनर, त्याच्याबद्दल मी डिस्कस केलं ना मगाशी ओरली, ते खालती लिहिलंय, बाकी काही नाही. कुठली वाचून दाखव ना. झाली की वरती एंट्री ती. त्याला बोलूच नाही बरं. अरे बघ की महाराजा, पहिली एंट्री वाच की, वाच की पहिली एंट्री वाच ना. असं काय करतो, अशी एंट्री एकदा झाली असणार, अशी 12 महिने होणार की नाही ती. मग दरवेळेला सॅलरी अकाउंट डेबिट टू कॅश 12 महिने एंट्री झाली की 500 500 500 म्हणजे 6000 रुपयाची एंट्री झाली की. मग सॅलरी अकाउंटला ऑलरेडी 500 500चा 12 वेळा डेबिट पडलं म्हणजे 6000चा डेबिट पडलंय की. आता परत वर्षा शेवटी परत म्हणणार की तू सॅलरी टू पीएनएल. एक मिनिट आधी तुम्ही बोलतोय, मग तू पीएनएल अकाउंटला डेबिट करणार का पीएनएल अकाउंटला क्रेडिट करणार आहेस? तू फायनल अकाउंटचा टॉपिक केला तशी नव्हता केलास कधी. त्या सॅलरी कुठे टाकतोस तू, ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिटला का पीएनएल अकाउंटच्या डेबिटला का ट्रेडिंगच्या क्रेडिटला का पीएनएलच्या क्रेडिटला? पीएनएल. मग तेच आपण एंट्री करतोय ती पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सॅलरी. आपण सॅलरी अकाउंट बंद करतोय आणि पीएनएल ला डेबिट करतोय. कळलं का? बोला आदित्य. मैं तुमको एक्चुअली क्लियरली बोल के रखा था कि लेजर अकाउंट करने का नीचे का कुछ करो मत. अभी तुम टाइम पास करके उसके बारे में पूछ रहे हो, मैं डिस्कस करने वाला हूँ. चलिए, शैल आई गो अहेड? शैल आई गो अहेड? यस सर. ओ ब्रह्मा विष्णु महेश, आपस में बातें मत करो, बी विथ मी. चलिए, नीचे क्या एंट्री करके दिखाया मैंने, वो सैलरी का एंट्री कैसे होता है. व्हेन यू आर पेइंग सैलरी टू एम्प्लॉय or when you are paying salary to your partner, then how the entries will happen. If you are paying salary of rupees 500 per month to your employee, then every month you will pass the entry salary to cash, salary to cash, salary to cash, salary to cash. 500 रुपया 500 रुपया 500 रुपया 500 रुपया. अब मेरा स्लाइड छोटा है और आपका दिमाग बड़ा है, तो मैंने एज्यूम करके रखा है कि आपको समझेगा कि वो 2 बार लिखा हुआ एंट्री है ऐसा, और 10 बार एंट्री हुआ रहेगा, मतलब 12 बार एंट्री किया रहेगा. एक जनवरी में किया रहेगा, एक फरवरी में, एक मार्च में, एक अप्रैल में, जून, ऐसा 12 बार एंट्री किया रहेगा. कौन सा वाला? सैलरी टू कैश 500, सैलरी टू कैश 500, सैलरी टू कैश 500. सर आपने 3 ही बार बोला, मैं 12 बार बोलने वाला नहीं हूं, समझ जाओ कि 12 बार वो एंट्री हुआ रहेगा. जैसा बोलने के टाइम
आपको ये समझ में आता है? वैसे लिखने का टाइम 2 बार लिखा है, वो 12 बार एंट्री हुआ रहेगा। तो सैलरी अकाउंट 12 बार 500 रुपए से डेबिट हुआ रहेगा। मतलब सैलरी अकाउंट के डेबिट साइड में 6000 रुपए आ चुका रहेगा। और साल के एंड में तुम पीएनएल अकाउंट बनाओगे। तो पीएनएल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मतलब तुम क्या कर दोगे, पीएनएल अकाउंट को डेबिट कर दोगे, बोलोगे कि पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में टू सैलरी। समझा मैं कैसे बोल रहा हूं? तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में टू सैलरी ऐसा जो लिखते हो, उसके पीछे ही जर्नल एंट्री ये वाला रहता है। जर्नल एंट्री कौन सा रहता है? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। तो दिमाग चला के देखो, ये जो लास्ट का एंट्री लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट 6000 रुपया, उसके से क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट को 6000 रुपए का क्रेडिट पड़ेगा। सैलरी अकाउंट को 6000 रुपए का क्रेडिट पड़ेगा और पीएनएल अकाउंट को 6000 रुपए का डेबिट पड़ेगा। और सैलरी अकाउंट को हर एक महीने में ऑलरेडी 500 रुपए का डेबिट पड़ा है ही। 500 डेबिट 12 बार पड़ा हुआ है। मतलब सैलरी अकाउंट के डेबिट साइड में 6000 है और सैलरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में 6000 है, मतलब सैलरी अकाउंट बंद हो जाएगा। इट्स अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स आर क्लोज्ड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर एंड दे आर ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सैलरी अकाउंट खत्म हो गया। पर्सनल अकाउंट्स एंड रियल अकाउंट्स आर कैरिड फॉरवर्ड इन बैलेंस शीट। नॉमिनल अकाउंट्स आर क्लोज्ड एंड ट्रांसफर्ड टू पीएनएल। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो ये एम्प्लॉय का सिचुएशन कंप्लीट हो गया। पर अभी एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दे रहे आप लोग। सपोज यू आर पेइंग सैलरी टू द पार्टनर, जैसे कि बी को सैलरी दे रहे हो, तो हर महीने में एंट्री क्या करोगे, सैलरी टू कैश एंट्री नहीं करने का, हर महीने में एंट्री क्या करने का, सैलरी टू बीस कैपिटल, सैलरी टू बीस कैपिटल, सैलरी टू बीस कैपिटल। हम जब पार्टनर को देते हैं तो एंट्री अलग होता है, क्योंकि पार्टनर बोलेगा राजा तू मुझे जो सैलरी दे रहा है उतनी ही कैश में घर पे लेके जाऊंगा, ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है। मैं कितनी कैश लेके जा सकता हूँ? देखो बी ने कितना कैश लेके गया, 10,000 लेके गया घर पे। देखो ड्रॉइंग कितना किया बी ने। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? एक्स जो एम्प्लॉय है वो 500 तो उसको 500 के कैश मिलेगा, उसको 6000 के कैश मिलेगा, उसको ज्यादा कैश नहीं मिल सकता है। और पार्टनर क्या बोलेगा, राजा तू सैलरी की एंट्री करना है ना, डोंट टेल मी दैट यू आर पेइंग सैलरी टू मी, you just say that I am entitled to salary of rupees 500 per month, transfer it to my capital account credit side, let my capital account go up and afterwards I will decide how much to withdraw. If in this year I don't want more cash, then I will not withdraw more cash, let my capital account go increase. And if in this year I want more cash, I will withdraw more cash, let my capital account go down. So there is no one-to-one correspondence between the amount of salary and amount of cash withdrawn by the partner. In case of employees it will be exact. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो एंट्री कैसे होगा तुम्हारा, सैलरी टू बीस कैपिटल, सैलरी टू बीस कैपिटल, ऐसे एंट्री करते बैठने का। और वो कितनी बार एंट्री हुआ रहेगा, 12 बार हुआ रहेगा। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? और बाद में फिर वो सैलरी अकाउंट जो है उसको डेबिट साइड में पड़ा रहेगा 500 500 500 500 12 बार, उसको बंद करने का है। बट बंद करने का कहाँ पे लेके जाने का, ट्रेडिंग में तो नहीं जा सकते, वो डायरेक्ट नहीं है। पीएनएल में जाने का चांस था क्योंकि इनडायरेक्ट है, बट इट इज नॉट विथ एन आउटसाइडर, इट इज विथ अ पार्टनर, तो इट शुड गो टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या समझ सकते मैं क्या बोल रहा हूँ? तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में और सैलरी के क्रेडिट में, मतलब सैलरी अकाउंट बंद हो गया, लेकिन डेबिट किधर पड़ा, डेबिट किधर चला गया, अप्रोप्रिएशन के डेबिट। और बाद में पार्टनर बोलेगा अच्छा मेरा कैपिटल अकाउंट कितने से बढ़ गया क्या, ओके मैं विड्रॉ करता हूँ। विड्रॉ कितना करने को जा रहे हैं वो, ये विड्रॉन सम 10,000 रुपीज। सो एंट्री क्या हो गया, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये विड्रॉन हाउ मच मनी, 10,000। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ सैलरी अलाउड टू हिम एंड द अमाउंट ऑफ ड्राइंग व्हिच इज मेकिंग। कुड यू विजुअलाइज व्हाट इज हैपनिंग नाउ? सबको समझा क्या? एक लास्ट एग्जांपल देता हूं, फिर शायद जल्दी से समझ में आ जाएगा। आपकी मम्मी है, आपके जैसी बहुत काइंड हार्टेड है। तो व्हाट हैपेंस कि घर में जब वो सुबह खाना पकाने का काम करती रहती है तो उसका दिमाग में क्लियर रहता है कि आपको टिफिन के लिए 2 चपाती देने का है और बाद में आपको घर पे लंच करने का होगा, ऑफिस से भी 2 चपाती खाओगे। और मम्मी बार बार काम नहीं करती है, सुबह एक बार खाना पका करती है, चपाती का काम तो सुबह करके रखती है, बार बार नहीं करती बेटी, उसको भी उसका ऑफिस है, उसको भी बाकी सब अलग अलग काम है उसका करके। तो शी कुक्स ऑल द चपातीज फॉर द डे इन द मॉर्निंग ओनली, जस्ट एग्जाम्पल। तो आपका 2 चपाती टिफिन का, 2 चपाती लंच का और 2 चपाती रात को खाना खाने का, ऐसा आपका 6 चपाती। डैडी का भी ऐसे ही 6 रहेगा, मम्मी का 6 5 जो भी कुछ रहेगा वो। ऐसा मम्मी आपके घर में 3 लोग हैं जस्ट एग्जाम्पल, तो 18 चपाती बनाना पड़ेगा मम्मी को मालूम है। लेकिन मम्मी क्या करती है, 19 चपाती बना के रखती है। क्यों? घर में वो काम वाली बाई आएगी सपोज, तो वो भी किधर किधर भाग भाग के आती रहती है, उसको खाना खाने को मिला रहेगा नहीं मिला रहेगा पता नहीं है, तो मम्मी उसके लिए एक चपाती एक्स्ट्रा बना के रखती है। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? व्हाट द आइडिया, व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई। तो काम वाली बाई आएगी, मम्मी क्या करेगी, एक चपाती आपके लिए बनाया हुआ है, ये लो आपका एक चपाती खाओ। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? आप सब लोगों के लिए हर एक के लिए 6 चपाती बना के रखा हुआ है, 2 सुबह का, 2 दोपहर का और 2 शाम का बना के रखा था। लेकिन आप खुद अपने हाथ से लेने वाले, आप ड्राइंग करते, काम वाले भाई को हम पे करते हैं। क्या समस्या मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो उसको ज्यादा भूख लगा रहेगा तो भी वो क्या बोलेगी, अच्छा 1 मिलेगा बस हो गया आपको, बाकी कुछ ऐसे नहीं बोलेगा, अरे जरा जरा थोड़ा एक्स्ट्रा देना, आप थोड़ा कम खा लो करके।
दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? लेकिन आपके लिए ऐसा उल्टा हो सकता है कि आपके लिए 2 टिफिन का था, 2 लंच का था और 2 रात का खाना खाने का बना के रखा था, लेकिन आप क्लास छूटने के बाद में इधर ही नीचे चले गए तापड़िया में, उधर 2-4 समोसा पाव खा लिया और घर जाने के बाद आपका वो 2 चपाती दोपहर का खाया ही नहीं। तो व्हाट इज हैपनिंग? तुम्हारे नाम का चपाती बढ़ गया, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया, ड्रॉइंग कम हो गया। क्या समस्या मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर नॉट पेइंग टू आवरसेल्फ, वी आर क्रेडिटिंग आवरसेल्फ एंड आफ्टरवर्ड्स वी आर विड्रॉइंग। और कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपको जोर से भूख लगेगी, बहुत जोर से भूख लगेगी, तो आप क्या करते हो? चपाती खा लेते हो ज्यादा वाला, तो डैडी का चपाती कम हो जाता है, ये तो मम्मी का चपाती कम हो जाता है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? आपका डेबिट बैलेंस पड़ जाता है। कैन यू विजुअलाइज व्हाट इज हैपनिंग? तो काम वाले भाई को देते वो क्या हो गया? पेमेंट, एक्चुअल एक्सपेंडिचर। इट इज नॉट क्रेडिटेड टू हर अकाउंट, इट इज प्रिपेयर्ड फॉर हर एंड गिवन टू हर। पर आपके लिए इट इज प्रिपेयर्ड फॉर यू एंड ट्रांसफर्ड टू यू, डज नॉट मीन यू आर गोइंग टू विड्रॉ इट इमीडिएटली। यू मे विड्रॉ, यू मे नॉट विड्रॉ। कळतंय सगळ्यांना? एनी डिफिकल्टी? चला पुढे जाऊया. चल नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन हम Shilpa and Sanju. Shilpa and Sanju are partners. With a capital of rupees 1 lakh and 1,60,000 on January 1st, 2019 respectively. बाबा लोग बेबी लोग स्टार्टेड बिजनेस बोला है कि स्टार्टेड बिजनेस नहीं बोला है? सेकंड लाख बेच के 2 लाख टी शर्ट आपका कहाँ पे ध्यान है? मी इसका मतलब इनका ओपनिंग एंट्री बाय कैसल बैंक का रहने वाला है कि इनका ओपनिंग एंट्री बाय बैलेंस ड्रॉप डाउन का रहने वाला है? वेरी नाइस, शाबाश. 1st of January 2019 respectively, Shilpa introduced additional capital of rupees 30,000 on 1st July 2019 and another 20,000 on 31st October 2019. Calculate interest on capital for the year ending 2019. The rate of interest is 9% per annum. अभी थोड़ा dangerous situation चालू हो गया. Now we are not interested in thinking about anything else. Profit कितना हुआ, salary to the partner कितना है, ऐसा कुछ ज्यादा पूछा नहीं. उन्होंने simple calculation करने को बोला है. Neither we are expected to prepare P&L appropriation account, nor we are expected to prepare partners capital account. This is not a problem of journal entries. This is not a problem of ledger account. This is a problem of pure calculation, mathematical problem. तो मैं कैसे बोल रहा हूँ? Please tell me, what is the opening balance of capital? 1 lakh and 1 lakh. Next part, what is the rate of interest? 9% per annum. इसका मतलब अगर साल भर में एक भी ट्रांजेक्शन और एक्स्ट्रा वाला नहीं रहता था तो शिल्पा को मिलने वाला इंटरेस्ट would have been 1 lakh into 9% and संजू को मिलने वाला इंटरेस्ट would have been 1,60,000 into 9%. वो पता नहीं है कैसे कैलकुलेट करना, कैसे कैलकुलेट करने का? 1,60,000 का पहले 10% निकालने का, 1,60,000 का 10% कितना? 16 और 1% निकालने का वो कितना आएगा? 1,600. अपने को 11% करने का क्या 9% करने का, मतलब वो 1600 ऐड करने का क्या 1600 माइनस करने का? 16,000 माइनस 1,600. 16,000 में से 1,000 गया मतलब 15,000, 15,000 में से 600 गया मतलब 14,400. विद कैलकुलेटर में फटाफट से आना चाहिए, विदाउट कैलकुलेटर में मन रखने को फटाफट से कैलकुलेट करने को आना चाहिए. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. थोड़ा एप्लीकेशन में माइंड रखो. किती होणार तुम्ही इंटरेस्ट? 14,400. हे केव्हा दिलं असतं जर का वर्षाच्या सुरुवातीला असलेला 1 लाख आणि 1,60,000चा बॅलन्स तसाच्या तसा राहिला असता तर. पण त्यांनी काय केलेलं आहे या वर्षी शिल्पा इंट्रोड्यूस ऍडिशनल कॅपिटल ऑफ 30,000 ऑन 1st जुलै 2019. म्हणजे शिल्पाचं कॅपिटल जे 1 लाख रुपयाचं होतं ते वर्षभर 1 लाख रुपयाचं राहिलं का वर्षाच्या पद्धतीने कॅपिटल आणलेलं आहे? दिस इज अ स्पेशल ट्रांजेक्शन. तो शिल्पा में स्पेसिफाई. तो आपने क्या बोला है? 9% पर एनम बोला है ना. पर एनम का मतलब क्या? पर ईयर. साल भर के लिए जितना रहेगा उसको भी इतना मिलेगा. तुम ठीक है ना, मेरे 1 लाख के ऊपर 9% दे दो, पूरे साल भर का दे दो. बट जो मैंने बाद में लाया हुआ 30,000 है उसको भी 9% दे दो. भले पूरे साल का मत देना बट जुलाई का आगे का तो दे देना. तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हाउ मेनी मंथ्स? 1 लाख पे 12 महीने का और 30,000 पे 6 महीने का. उसके अलावा 20,000 रुपया 1 अक्टूबर नहीं 31 अक्टूबर. मेरा कह रहा आपको सबको 31 अक्टूबर मतलब अक्टूबर काउंट करने का कि काउंट नहीं करने का? मतलब नवंबर है 2 महीने. तो 1 लाख पे 9% 12 महीने के लिए, 30,000 पे 9% और 20,000 पे 9%. ऐसा उसको 3 अलग अलग इंटरेस्ट मिलेगा. तो 3 इंटरेस्ट का टोटलिंग करना पड़ेगा. दैट इज द इंटरेस्ट ऑफ शिल्पा. एंड व्हाट अबाउट संजू? उसका कुछ अलग अलग इंटरेस्ट है कि सिंगल इंटरेस्ट? वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है 14,400.
सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? एनी डिफिकल्टी? कहते क्या हो सर? नक्की। सो वर्किंग कैसे होगा? मैंने जानबूझ के इधर देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना के दिखाया हुआ है, उन्होंने पूछा नहीं था, मैंने बनाया, बाकी कुछ नहीं। सो बाय डिफॉल्ट क्या आएगा? पर्टिकुलर शिल्पा संजू। क्रेडिट साइड में बाय कैश और बैंक नहीं आएगा, क्रेडिट साइड में क्या आएगा रे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट कितना रहेगा? 1 लाख एंड 1,60,000। उसके नीचे रहेगा बाय कैश और बैंक, शिल्पा के कॉलम में 30,000। ये क्या बात है बोलो? एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन। बाद में फिर से एक बार बाय कैश और बैंक, शिल्पा के कॉलम में 20,000। ये भी क्या बात है? एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन. सगळ्यांना कळते मी काय सांगितलं ते? त्याच्या खाली बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन वर्किंग नोट नंबर 1 मला कॅल्क्युलेट करायची आहे, म्हणून मी खालती वर्किंग नोट केली बघा. कॅल्क्युलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल टू शिल्पा. पहिल्यांदा बघून घ्या, मग लिहा, घाई करू नका. मी तुम्हाला लिहायला भरपूर वेळ देणार आहे. जस्ट कॉन्सन्ट्रेट फर्स्ट, ट्राय टू अंडरस्टँड हाउ आय थिंक. सो वर्किंग नोट नंबर 1 बघा काय म्हणते. ओपनिंग कैपिटल शिल्पा के लिए वर्किंग किया हुआ है. ओपनिंग कैपिटल 1 लाख पे 9% 12/12. 12/12 मतलब क्या? पूरा साल भर का है, तो 12 महीना अपॉन 12 महीना. बाद में 1 जुलाई वाला 30,000 इंटू 9% इंटू 6/12 मतलब कितना? 1350. और 31 अक्टूबर का 20,000 इंटू 9% इंटू 2/12. 2/12 क्यों? क्योंकि अक्टूबर काउंट करने का नहीं है. जुलाई काउंट किया पर अक्टूबर काउंट नहीं किया. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जुलाई का 1 तारीख है और अक्टूबर का 31 तारीख. करते हैं नक्की में क्या बोलते थे? तो उसके हिसाब से इंटरेस्ट कितना हुआ? 9,000 एंड 1,350 एंड 300. तेरा माइक चालू रहे यहाँ पे, किसका चालू था? ओके. सो 9,000 एंड 1,350 एंड 300, उसका टोटलिंग करके कितना आ गया? 10,650. सापड़ते कैसे करना? एनी डिफिकल्टी? ओके. नेक्स्ट पार्ट. फिर शिल्पा का कैलकुलेट करेंगे तो संजू का कैलकुलेट करेंगे. संजू का वर्किंग कैसे आएगा बोलो? 1,60,000 इंटू 9% इंटू 12/12 मतलब कितना? 14,400. सो दिस इज वन मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट. दिस इज वन मेथड. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? देयर इज अनदर मेथड विच कैन आल्सो बी यूज्ड. इसको बोलते हैं बेसिक इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन मेथड. सिंपल मेथड, नॉर्मल मेथड. दिस मेथड इज लिटिल डिफरेंट मेथड. इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड. क्या बोलते हैं? आवाज में दम नहीं है. प्रोडक्ट मेथड. अभी ये प्रोडक्ट मेथड याद रखने का है आपको. अतुल सर एक टॉपिक सिखाएंगे, अकाउंट करंट. अकाउंट करंट नाम का टॉपिक सिखाएंगे, तभी ये मेथड फिर से बार वहां पे भी मिलने को आएगा. मेथड एक ही है, अलग अलग टॉपिक में यूज होता है. दिस बेसिकली इज अ मेथड नॉट ऑफ पार्टनरशिप. दिस इज अ मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट. दिस इज अ मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट. क्या क्या देखो मैंने यहाँ पे पहले प्रोडक्ट ऑफ ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट किया. वो कितना है? 1 लाख इंटू 12, क्योंकि 12 महीने के लिए 1 लाख रुपया अपने बिजनेस में पड़ा हुआ था. शिल्पा का 1 लाख रुपया अपने पास 12 महीने के लिए पड़ा हुआ था, तो उसको 12 से मल्टीप्लाई किया. फिर शिल्पा का 30,000 अपने पास 6 महीने के लिए पड़ा था, तो हो गया कितना? 1,80,000. और बाद में अक्टूबर वाला जो है 31 अक्टूबर का, वो अपने पास 2 महीने के लिए पड़ा हुआ था. सो 20,000 इंटू 2 करते करे से करना. एनी डिफिकल्टी? ओके. तो 12 लाख एंड 1,80,000 एंड 40,000 टोटलिंग कितना हो गया? 14,20,000. फिर मैंने क्या बोला? अभी सबका प्रोडक्ट कैलकुलेट करके हो गया है, तो अभी सबका जितना जितना पीरियड है उतने उतने पीरियड का इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, बल्कि सबको एक पूरे प्रोडक्ट के ऊपर सिर्फ 1 महीने का इंटरेस्ट देंगे. कुछ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नहीं है, ज्यादा डरने की बात नहीं है. इट्स नॉट सम रॉकेट साइंस. आपने बहुत सारा बार किया हुआ है. लेट मी टेक ए सिंपल एग्जांपल. मैथ्स में आपको ऐसा कुछ तो सिखाया रहेगा शायद. 2 into 3 प्लस 2 into 4 प्लस 2 into 5. इसको सॉल्व करने के दो टेक्निक्स है. एक टेक्निक क्या रे? 2 into 3 मतलब 6, 2 into 4 मतलब 8, 2 into 5 मतलब 10. फिर आंसर कितना आएगा बोलो तुम्हारा? नहीं सुनाई दिया? ये फिर और एक टेक्निक है. कौन सा टेक्निक है? वो जो 2 से मल्टीप्लिकेशन है ना, वो कांस्टेंट है, कॉमन फैक्टर है, उसको साइड में निकाल के रखेंगे. और जो अनकॉमन है उसको मेंटेन करेंगे. 3 प्लस 4 प्लस 5 इंटू 2. क्या रे, समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? कॉमन फैक्टर को साइड में निकाल के रखा. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? अरे कुछ तो बोलो. क्या करते हैं? 3 प्लस 4 7 प्लस 5 2 इंटू इज इक्वल टू. फिर से बस सेम आंसर आया क्या रे? वही लॉजिक कर रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? सब जगह पे क्या करना है आपको? 9% चाहिए है और 12 से डिवाइड करना है.
मल्टीप्लाई किससे करना है, चेंज हो रहा है। क्या समझ में क्या बोल रहा हूँ? इंटरेस्ट का रेट 12% 9% ही है और डिवीजन हमेशा 12 महीने से ही होने वाला है। मल्टीप्लाई किससे होने वाला है, वो चीज चेंज हो रहा है। तो जो चेंज हो रहा है ना, उसको साइड में निकाल के रखेंगे और जो कॉमन है ना, उसको एक ही बार यूज करेंगे। क्या समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तो मल्टीप्लाइड बाय 9% एंड डिवाइडेड बाय 12 ये बाद में करेंगे क्योंकि वो कॉमन है। मल्टीप्लाइड बाय 9% एंड डिवाइडेड बाय 12 इसको बाद में कर देंगे क्योंकि वो कॉमन फैक्टर है। जो चीज चेंज हो रही है उसको पहले करके रखेंगे। क्या समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तो हमने क्या कर दिया फिर इसके लिए 1 लाख इंटू 12 मल्टीप्लीकेशन करके रखा क्योंकि वो चेंज हो रहा है। बाद में 33 इंटू 6 वो करके रखा। बाद में 27 इंटू 2 वो करके रखा। फिर उसका टोटलिंग किया क्योंकि आपने को इंटरेस्ट का टोटलिंग करना ही था, तो इसका भी टोटलिंग करके रखा। फिर जो टोटलिंग आया उसको मल्टीप्लाइड बाय 9% डिवाइडेड बाय 12 करना था। मैथ्स में अपने को और एक टेक्निक सिखाया हुआ है। डिवाइडेड बाय 12 का दूसरा मतलब है मल्टीप्लाइड बाय 1/12। मैथ्स स्कूल मध्ये शाळेतली गंमत है। डिवाइडेड बाय 12 का दूसरा अर्थ क्या है, मल्टीप्लाइड बाय 1/12। इसके लिए मैंने डिवाइडेड बाय 12 नहीं किया, मैंने वहां पे क्या रखा है, इंटू 1/12 किया हुआ। तो कोई लोग क्या बोलते हैं, सर हमने क्या किया, 1 महीने का इंटरेस्ट दिया हुआ है। 1 महीने का इंटरेस्ट नहीं दिया हमने, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रोडक्ट कैलकुलेट किया, इसलिए आपको दिख रहा है हमने 1 महीने का इंटरेस्ट दिया हुआ है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट मेथड। सो दिस इज टेक द केस ऑफ शिल्पा। इंटरेस्ट कितना आ गया यहाँ पे, कितना था इंटरेस्ट अपना 10,650। अभी भी कितना है बराबर से 10,650। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? ये थोड़ा सा दिखने के लिए नॉर्मल टेक्निक दिखता है, टेबुलर टेक्निक अच्छा दिखने को, जरा अकाउंटेंट जैसा बना है। तो क्या करने का, पहले कैपिटल, फिर अमाउंट, फिर पीरियड, फिर प्रोडक्ट। अमाउंट इंटू पीरियड इज इक्वल टू प्रोडक्ट. कळतंय मी काय म्हणतो ते? अमाउंट इंटू पीरियड इज इक्वल टू प्रोडक्ट. मग ओपनिंग बॅलन्स किती, 1 लाख इंटू 12 म्हणजे 12 लाख. 1 जुलैचे 30,000 इंटू 6 महिने म्हणजे 1,80,000 आणि 31 ऑक्टोबरचे 20,000 इंटू 2 म्हणजे 40,000. सर तुम्हाला 12, 6 आणि 2 कुठे मिळाले? ओपनिंग आहे म्हणून 12 झाले. 1 जुलै आहे, मग 1 जुलै ते 31 डिसेंबर म्हणजे 6 महिने झाले. आणि 31 ऑक्टोबर आहे, 31 ऑक्टोबरच्या पुढे नोव्हेंबर आणि डिसेंबर, फक्त 2च महिने म्हणून 2 महिने आले. सो वाय दिस कॉलम इज प्रिपेयर्ड? जस्ट टू आइडेंटिफाई व्हाट शुड बी द पीरियड हियर. देन अमाउंट इंटू पीरियड इज इक्वल टू प्रोडक्ट. फिर प्रोडक्ट का टोटलिंग, फिर टोटलिंग को 1 महीने का इंटरेस्ट. 1 महीने का एक्चुअली नहीं है, वो सबका अलग अलग ही है, बट हमने क्या कर दिया, कॉमन फैक्टर को साइड में निकाल के रखा हुआ. सब कुछ समझा क्या? इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का 2 टेक्निक, नॉर्मल मेथड आणि दुसरा कोणता मेथड, प्रोडक्ट मेथड. प्रोडक्ट मेथड मध्ये आपण काय करतो सांगा रे, ज्या गोष्टी कॉन्स्टंट आहेत त्याला शेवटी वापरूया, ज्या गोष्टी चेंज होतात त्याला आधी करून ठेवूया. सगळ्यांना कळलं का? एनी डिफिकल्टी? तो आपको क्या करना है, पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करना है और बाद में वर्किंग नोट नंबर 1 इधर हेडिंग क्या लिखोगे, नॉर्मल मेथड, बाद में फिर से बार वर्किंग नोट नंबर 1 हेडिंग क्या लिखोगे, प्रोडक्ट मेथड. चलो फटाफट पूरा करो. स्लाइड नंबर 14 पे क्वेश्चन है, 15 पे आंसर है. ऍक्च्युली आन्सर फक्त वर्किंग नोट्स आहे ना, त्यापासून
चला पैकी पैकी. मागे राहू नका. झालं का रे सगळ्यांचं कंप्लीट? चला पटापट, टाइमपास नका करू. शहाणी मुलं माझी. हसता काय? खरं बोललो मी. नाही का तुम्ही शहाणी ना? तिकडे लिहिलंय बघ कुठल्या फॅनचं काय करते नाव लिहिलंय बघ तिकडे. तो आमचा फॅन बंद केला, तुझा चालूच आहे. उठो ना, तुम भी जाके आओ, उसमें क्या है. धन्यवाद. बसा. समस्या करे बाळांनो, नाही कळलं तर मला सांगा.
झालं. चला सेकंड बेंच. हो सेकंड बेंच झालं का? बाबा लोग बेबी लोग हे वरती जे लिहिलेलं ना हे जे खालच्या टेबल मध्ये लिहिलेलं आहे. इट इज वन अँड द सेम बट विथ सम ॲडिशनल कॉलम्स, नथिंग मोर दॅन दॅट. दिस इज अ कॉलमनर प्रेझेंटेशन, दिस इज अ सिंपल प्रेझेंटेशन. चला सर लवकर, एवढं हळू नका करू प्लीज, मला पुढचं पॉइंट शिकवायचं आहे. काय? कारण तुम्हाला असे प्रॉब्लेम येत नाहीत, पण काय फरक पडणार नाही. पण they may tell you sometimes कि solve it by product method. You can't say that सर मुझे product method नहीं अच्छा लगा, मैं नहीं करूंगा. मालूम रहना चाहिए. Shall I go ahead now? Everybody is with me? Okay, some body is left behind. Yes, let us consider next question. बघा प्रॉब्लेम काय म्हणतो. सपोज with me, last bench. Suppose X, a partner, has drawn the following sum of money on 29th of February 2020, 500, on 31st March 2020, 400, on 30th June 2020, 700, on 31st October 2020, 800. Accounts are closed on 31st December every year. Interest is charged on drawing or chargeable on drawings at the rate of 6% per annum. The interest on excess drawings will be calculated as shown below. अपने कभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है. सिंगल ड्राइंग का ट्रांजैक्शन है कि देयर आर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस ऑफ ड्राइंग. इसका मतलब एक्चुअली क्या करना पड़ेगा मालूम है कि 29 फरवरी 2020 को जो ड्राइंग किया हुआ रहेगा उसका इंटरेस्ट कब से कब तक रहेगा? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. 10 महीने का इंटरेस्ट आएगा पहले 500 रुपए के ऊपर.
कळते का मी काय म्हणतो ते? नेक्स्ट 31 मार्चला जे विड्रॉ केलाय त्यावरती इंटरेस्ट कुठला असेल? मार्चचा नसेल, एप्रिल, मे, जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर 9 मंथचा इंटरेस्ट येईल ऑन 400 रुपीजचं ड्रॉइंग. कळते मी काय सांगितलं ते? नेक्स्ट पार्ट 30th जूनचा जो इंटरेस्ट सॉरी ड्रॉइंग आहे त्यावरती 30th जून काउंट नाही करायचं कारण की 30th जून आहे. इट विल बी जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर 6 मंथ्स. आणि 31 ऑक्टोबर साठी त्याला म्हणायला लागेल नोव्हेंबर डिसेंबर 2 महिन्याचा इंटरेस्ट असेल. कळते सगळ्यांना? हाऊ मेनी टेक्निक्स आर पॉसिबल? 2. एक नॉर्मल टेक्निक बचपन से सीखते आ रहे हो वाला टेक्निक. दूसरा कौन सा टेक्निक? प्रोडक्ट. जो चीज कांस्टेंट उसको बाद में करेंगे. कांस्टेंट क्या बताओ? डिवाइडेड बाय 12 कांस्टेंट है और मल्टीप्लाइड बाय 6% कांस्टेंट है. लेकिन हर एक का अमाउंट अलग है और हर एक का पीरियड अलग है, तो पहले वो पूरा कर लेंगे. पीरियड इंटू अमाउंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट. कळते मी काय म्हणतोय ते? मग प्रोडक्टची टोटलिंग मध्ये 6% इंटू 1/12. 1/12 का रे? डिवाइडेड बाय 12 का दूसरा मतलब है मल्टीप्लाइड बाय 1/12. कळतंय सगळ्यांना? चला फटाफट करा. स्लाइड नंबर आहे 16. स्लाइड नंबर आहे 16. काय झालं मला विचार ना. टेबल फक्त वरचा प्रॉब्लेम नका लिहू. अच्छा मेरे गांव के लोग, तुमको सबको मैंने बोला था मंडे के पहले अपना डीपी लगाओ करके, प्रोफाइल पिक. कुछ कुछ लोगों ने लगाया, बहुत सारे लोगों का बाकी है. पेंडिंग मत रखना, नहीं तो फिर बाद में मैं जिसका जिसका डीपी नहीं उसका अकाउंट बंद कर दूंगा. खत्म. सीएच्या एक्झाम मध्ये वर्किंग नोट प्रमाणे दाखवलं चालेल टॅब्युलर पण टॅब्युलर फॉर्मॅट नेहमी पाहिजे असं लक्षात ठेवा. बिकॉज यू रिड्यूस द वर्क ऑफ पेपर चेकिंग पर्सन. उसका काम इजी होता है तो जल्दी फटाफट से मार्क देते हैं. तुला स्पेसिफिक डेट दिलेत की डिस्कस करायचं बाकी आहे? कशी आहे? फर्स्ट बेंच और सेकंड बेंच का क्या खुसर फुसर चालू है रे? चलो जल्दी. सच्चे दोस्त लेक्चर के बीच में भी दोस्ती चालू. Shall I go ahead?
चलो, I think it is complete now. Now this is a little tough problem. I want everybody with me. Shall I start? बघा काय म्हणतोय प्रॉब्लेम. A and B formed a partnership with a capital contribution of rupees 50,000 and 30,000 respectively on 1st Jan 2019. The profits were to be shared in the capital ratio. Calculate the capital ratio on the basis of following details: capital introduced आणि capital withdrawn. A आणि B कॅपिटल इंट्रोड्यूस मध्ये त्याची इन्फॉर्मेशन दिली आहे आणि कॅपिटल विड्रॉन मध्ये पण ए आणि बी ची इन्फॉर्मेशन दिली आहे. म्हणजे पहिली गोष्ट त्यांचं ओपनिंग कॅपिटल आहे किंवा काय त्यांनी बिझनेस स्टार्ट केलेला आहे, त्यामुळे त्यांनी फर्स्ट डे ऑफ द इयर त्यांनी कॅपिटल आणलेला आहे. त्याच्यावरती आपल्याला फुल इयरचा इंटरेस्ट द्यायचाच आहे. त्याच्याशिवाय त्यांनी वर्षाच्या मध्ये ए नी 31 मार्चला आणि 1 सप्टेंबरला कॅपिटल आणलेला आहे आणि बी नी 1 जुलैला आणि 1 नोव्हेंबरला कॅपिटल आणलेला आहे. हा जो कॉलम आहे हा कॅपिटल इंट्रोड्यूसचा कॉलम आहे. ए ने 31 मार्चला आणलाय आणि 1 सप्टेंबरला आणलाय. बी नी 1 जुलैला आणलाय आणि 1 नोव्हेंबरला आणलेला आहे. त्याच्याशिवाय विड्रॉ करताना बी नी 31 मार्चला विड्रॉ केले 2,000, ए नी विड्रॉ केले 1 जुलैला 3,000, 1 सप्टेंबरला परत बी नी विड्रॉ केला 1,000 आणि 1 नोव्हेंबरला ए नी विड्रॉ केला 4,500. जर का आपण मगाचा प्रॉब्लेम आठवला असेल तर शिल्पा संजूचा प्रॉब्लेम होता. शिल्पा मध्ये मध्ये कॅपिटल आणते, तर आपण तिला ओपनिंग कॅपिटल वरती पण इंटरेस्ट दिला होता आणि तिने मध्ये मध्ये कॅपिटल आणला त्यावरती पण तिला आपण इंटरेस्ट दिलेला होता. बिकॉज यू आर ब्रिंगिंग इन कॅपिटल, कैपिटल इज इंक्रीजिंग विद द फर्म, फर्म विल गिव यू मोर इंटरेस्ट. अभी दूसरा लॉजिक आ रहा है, फिर अगर उसने विड्रॉ किया तो कैपिटल इज गोइंग आउट ऑफ द फर्म, इसका मतलब इंटरेस्ट शुड गेट रिड्यूस्ड. क्या करता है क्या मैं क्या म्हणतो ते. ओके, तो वर्किंग कैसे करना पड़ेगा. मिस्टर ए का वर्किंग और मिस्टर बी का वर्किंग, बिफोर नहीं है वो, मिस्टर बी का वर्किंग. फर्स्ट जन को क्या ओपनिंग बैलेंस है, पापा लोग बेबी लोग भी विथ मी. ओपनिंग बैलेंस है 50,000. प्लीज टेल मी, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट फर्म को मिलेगा कि फर्म इंटरेस्ट देने वाली है, और ड्राइंग के ऊपर का इंटरेस्ट मिलेगा. उसी पर्सन को इंटरेस्ट देना है, लास्ट सेकंड लास्ट बेंच, उसी पर्सन को इंटरेस्ट देना है और उसी के पास से इंटरेस्ट लेना है. त्यालाच इंटरेस्ट द्यायचा आहे, त्याच्याकडनं इंटरेस्ट घ्यायचा आहे. तर आपण दोन वेगवेगळे ट्रान्झॅक्शन करूया का आपण नेट ऑफ करूया. मग जर का जास्त द्यायचं असेल तर आपण द्यायची अमाऊंट वजा घ्यायची अमाऊंट, उरलेली अमाऊंट देऊन टाकूया. आणि समजा घ्यायचा इंटरेस्ट जास्त असेल, द्यायचा कमी असेल, तर आपण म्हणू द्यायची अमाऊंट मायनस घ्यायची अमाऊंट, तुझ्याकडे आम्हाला इंटरेस्ट दे, नेट इंटरेस्ट. कळते मी काय म्हणतो ते. त्यामुळे मगाशी कसं होतं शिल्पाच्या प्रॉब्लेम मध्ये की प्रोडक्ट कॅल्क्युलेट करताना आपण सगळे प्रोडक्ट ऍडच करत गेलो होतो, कारण शी वॉज ओनली गिव्हिंग कॅपिटल. दॅट मीन्स वी आर रिक्वायर्ड टू गिव्ह इंटरेस्ट. आता काय होत आहे, दॅट पर्सन ए आणि बी बोथ ऑफ देम दे आर गिव्हिंग कॅपिटल ॲज वेल एज दे आर विड्रॉइंग कॅपिटल. तर आपण आता फक्त ऍड करू शकत नाही. जेव्हा जेव्हा कॅपिटल आणतील तेव्हा आपण काय करूया, ऍड. जेव्हा जेव्हा कॅपिटल घेऊन जातील तेव्हा आपण काय करूया, मायनस. समजतं मी काय म्हणतो ते. तेव्हा आपण डिडक्ट करूया. कळते का सगळ्यांना. मग ते डिडक्शन लिहिण्यासाठी मी काय केलंय, ब्रॅकेट वापरलेली आहे. जब अमाउंट मैंने ब्रैकेट में डाला है मतलब वो क्या है, माइनस साइन है. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जब माइनस साइन पावर पॉइंट में डालता हूँ तो छोटा सा दिखता है वो, तो बहुत सारे लोगों को समझता नहीं कि वहाँ पे माइनस साइन है करके. उससे अच्छा मैंने क्या कर दिया, ब्रैकेट में डाल दिया. और इनफैक्ट ये आपको आगे चल के दिखेगा, कंपनी फाइनल अकाउंट वाला टॉपिक हम सीखने को जाएंगे, तो एवरीवेयर इट इज कंसिडर्ड दैट इफ एन अमाउंट इज इन ब्रैकेट दैट मींस इट इज अ माइनस साइन, क्योंकि हम लोग लेजर अकाउंट के हिसाब से करते हैं.
हम लोग अकाउंट के स्टूडेंट है, हम लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं है। बेसिकली मैथ्स में प्लस माइनस साइन डाला जाता है। दिस इज एन अकाउंटिंग रिपोर्ट। तो यहाँ पे जनरली हम लोग प्लस माइनस साइन डालते नहीं है। व्हेनेवर एन अमाउंट इज सपोज्ड टू बी डिडक्टेड वी शो इट विद ब्रैकेट। नहीं सर मुझे माइनस अच्छा लगता है तो करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सीए फाउंडेशन में फर्क नहीं पड़ेगा, चले। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? लेकिन अपने को आदत रखोगे ज्यादा अच्छी बात है। दिस इज द नाउ यूनिवर्सल फॉर्मेट दैट व्हेनेवर एन अमाउंट इज डिडक्टेड देन दैट अमाउंट इज शोन विद अ ब्रैकेट। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो मैंने क्या कर दिया फिर, ओपनिंग बैलेंस 50,000 इंट्रोड्यूस्ड है, मतलब उसने कैपिटल लाया है, मतलब फिर से बार ऐड करना पड़ेगा क्योंकि इंटरेस्ट देना है। नेक्स्ट, लेकिन बाद में उसने विड्रॉ किया है, मतलब उस पर इंटरेस्ट हम लोग पे करने वाले हैं, मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और बाद में इंट्रोड्यूस फिर से एक बार है, इसके लिए ऐड कर दिया है, और बाद में विड्रॉ ने इसके लिए माइनस कर दिया है। फिर डेट्स लिख के रखा था उसका, यार समझ सकते मैं क्या बोल रहा हूँ, और डेट्स के हिसाब से वर्किंग करने का। फिर मैं क्या कर सकता हूँ मालूम है, और एक एक्स्ट्रा चीज, दिस इज नाउ लाइक पासबुक। पासबुक मालूम है आपको, बैंक का पासबुक, बार बार हम पैसा डिपॉजिट करते हैं, बार बार पैसा विड्रॉ करते हैं, तो पासबुक का बैलेंस चेंज होता रहता है। ओके, सो हियर व्हाट इज हैपनिंग, 50,000 था तो बैलेंस कितना है, 50,000 है। बाद में 5,000 एक्स्ट्रा ऐड किया तो हो गया कितना, 55,000। बाद में 3,000 विड्रॉ किया तो हो गया कितना, 52,000। बाद में 5,500 ऐड किया तो हो गया कितना, 57,500। और बाद में 4,500 विड्रॉ किया तो बच गया कितना, 53,000। फिर 50,000 का बैलेंस कब से कब तक था, 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक था। क्या समझ सकते मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब कितने महीने का था, 3 महीने का था। बाद में 55,000 का बैलेंस, क्योंकि 5,000 आ चुका है 31 मार्च को, तो 55,000 का बैलेंस कब से कब तक था, जब तक 1 जुलाई नहीं आएगा तब तक 55,000 पड़ा हुआ था। 1 जुलाई को 3,000 वो विड्रॉ करने वाली है, या फिर विड्रॉ करने वाला है मिस्टर ए मिसेस जो भी कुछ रहेगा वो। इसका मतलब 55,000 इज द बैलेंस फ्रॉम 31 मार्च अप टू 1 जुलाई। सो आई एम राइटिंग इट हियर, 31 मार्च मतलब 1 अप्रैल, 31 मार्च की शाम मतलब 1 अप्रैल की सुबह। समझ सकते मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके लिए 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई काउंट किया हुआ है, वो 3 मंथ्स है। फिर बाद में 52,000 का बैलेंस हो गया 1 जुलाई को, क्योंकि उसने सुबह सुबह विड्रॉ कर लिया है। तो 1 जुलाई का जो 52,000 का बैलेंस है वो कब तक टिकेगा, जब तक 1 सितंबर नहीं आएगा तब तक टिकेगा। 1 सितंबर में उसमें 5,500 ऐड हो जाएगा। सो 52,000 रिमेन्स अ बैलेंस फ्रॉम 1 जुलाई अप टू 1 सितंबर। क्या समझ सकते मैं क्या बनते थे? तो कोई बोलेगा 1 सितंबर की सुबह, इसका मतलब 31 अगस्त की शाम, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, 1 जुलाई टू 31 अगस्त। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? टेंशन मत लेना सर, इधर सितंबर आपने अगस्त कैसे लिया, आप डेट देखो ठीक से, वो 1 सितंबर था इसके लिए 31 अगस्त लिया हुआ। क्लियर ऑल ऑफ यू? बाद में फिर ये 57,500 का बैलेंस कब तक जिंदा रहेगा, जब तक 1 नवंबर नहीं आएगा तब तक। 1 नवंबर को उसमें चेंज हो जाएगा, क्या चेंज हो जाएगा, 4,500 विड्रॉ हो जाएगा, तो बैलेंस कितना बचेगा, 53,000। तो 57,500 इज द बैलेंस फ्रॉम 1 सितंबर अप टू 31 अक्टूबर। पढ़ते करें, and 1 नवंबर को बैलेंस कितना बचेगा, 53,000। दिस 53,000 विल रिमेन अप टू द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि बाद में कुछ ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, मतलब वो जो 53,000 है वो साल के एंड तक वैसे कैसे पड़ा हुआ रहेगा। सो दैट मींस दिस 53,000 विल बी फ्रॉम 1 नवंबर अप टू 31 दिसंबर। सगना करते करें, तो फिर इसका पीरियड कितना हो गया, पहले का पीरियड हो गया 1 जनवरी टू 31 मार्च मतलब 3 मंथ्स, बाद में 1 अप्रैल टू 1 जुलाई मतलब 3 मंथ्स, बाद में 1 जुलाई टू 31 अगस्त मतलब 2 मंथ्स, 1 सितंबर टू 1 नवंबर मतलब 2 मंथ्स, एंड 1 नवंबर टू 31 दिसंबर मतलब 2 मंथ्स। फिर बैलेंस का जो अमाउंट है अपना 50,000, उसको हमने पीरियड से मल्टीप्लाई किया। प्लीज रिमेंबर, अमाउंट का कॉलम को कंसिडर नहीं करने का है, बैलेंस के कॉलम को कंसिडर करने का, बिकॉज इंटरेस्ट इज गिवन ऑन बैलेंस। हाउ मच मनी इज केप्ट बाय यू इन द बिजनेस। हम लोग बैंक में जितना पैसा रखते हैं उसका इंटरेस्ट मिलता है, वैसे फॉर्म में कितना पैसा रखते हैं उसका इंटरेस्ट मिलेगा। सबको समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इन दैट केस 50,000 इंटू 3 मतलब 1.5 लाख, बाद में 55,000 इंटू 3 मतलब 1,65,000। ये क्या चालू है, प्रोडक्ट मेथड है, तो प्रोडक्ट कैलकुलेट करके रखा, फिर प्रोडक्ट का टोटलिंग किया 6,40,000। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? अरे कुछ तो बोलो। और बाद में कौन है, मिस्टर बी, उसके बारे में सेम वर्किंग कर दिया, जब ड्राइंग कर रहा है तभी अमाउंट कम हो गया, फिर डेट्स के हिसाब से वर्किंग करेगा। तो आंसर कितना आ गया, 90,000, 84,000, 74,000, 72,000, 80,000, मतलब टोटलिंग कितना हो गया, 4 लाख। सो द प्रोडक्ट का रेशियो इज हाउ मच, 64:40। उन्होंने पूछा क्या अपने को, कैलकुलेट द कैपिटल रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डिटेल्स। उन्होंने इंटरेस्ट कैलकुलेट करने को बोला, उन्होंने सिर्फ बोला कि कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करो। तो कैपिटल कंटिन्यूअस है कि कैपिटल कंटिन्यूअसली चेंजिंग है, कांस्टेंट है कि चेंजिंग है, चेंजिंग। तो चेंजिंग कैपिटल का रेशियो कितना पकड़ेंगे हम लोग, 64:40, मतलब हो गया कितना रे, सॉरी 6,40,4 लाख, मतलब 64:40। सर इसको और सिंप्लीफाई करूं क्या, करने का तो करो, बट इन्हीं पे अपने को कैलकुलेटर अलाउड है, तो बड़ा रखेंगे तो भी चलेगा। सबको समझा गया? जस्ट अ मिनट, अभी 11:32 हो गया, तुमको ऑलरेडी दूसरा लेक्चर को जाने का, मैं इसका स्क्रीनशॉट निकाल के तुमको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजता हूँ। अच्छा सुनो ना, एक मिनट, छोटी बात, आपको सबको जो ईमेल एड्रेस दिया हुआ है ना, उसके अंदर मैंने परसों ही बहुत सारा अलग अलग
इनविटेशन भेजा हुआ है, कुछ लोगों ने बार ईमेल एड्रेस ओपन करके उसके अंदर ये इनविटेशन को एक्सेप्ट भी किया हुआ है। आपको अलग अलग गूगल क्लासरूम का इनविटेशन भेजा हुआ है, प्लीज एक्सेप्ट द सेम। हर एक हफ्ते के एंड में, हफ्ते भर में जो लेक्चर्स होता है उसका रिकॉर्डिंग वहां पे आपको अपलोड करके मिलेगा। तो जो लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, फिर एक आध दिन दांडी मारा है, उनको फिर से चेक करना है, वीकेंड में तुमको देखने को मिलेगा। क्लियर? ठीक है, भागो।